योगदान किया। अनेक राज्यों ने दूसरे राज्यों के अच्छे प्रयासों को अपनाया। इन समग्र प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमारे देश ने अनेक विकसित देशों की तुलना में कोविड की आपदा का सामना बेहतर ढंग से किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज के सम्मेलन में चर्चा का एक अहम विषय राजभवन में बेस्ट प्रैक्टिसेस भी है। राष्ट्रपति ने इसके अंतर्गत राज्यपालों से टीबी उन्मूलन की गतिविधियों और सैनिक वेलफेयर जैसे विषयों में अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करने की बात कही। आज के सम्मेलन में चर्चा का एक और भी महत्वपूर्ण विषय है बेस्ट प्रैक्टिसेस एट राजभवन। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि टीबी के उन्मूलन, रेड क्रॉस संस्था से संबद्ध गतिविधियों तथा सैनिक वेलफेयर बोर्ड की जिम्मेदारियों से आप सभी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि अपनी रिपोर्ट तथा प्रस्तुतियों में आप सब इन विषयों पर भी विशेष प्रकाश डालेंगे तथा अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करेंगे। साथ ही कोरोना की आपदा का सामना करने के दौरान जन कल्याण कार्यों तथा वैक्सीनेशन में तेजी लाने के प्रयासों को भी आप रेखांकित करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन में राज्यपालों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसाओं को कार्यरूप देने में आप सभी राज्यपालों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुलाधिपति के रूप में आप सब लोग युवा भारत के निर्माण की प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के बल पर भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य अवश्य सिद्ध होगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि कोविड महामारी का सामना करने में विश्व का सबसे व्यापक और प्रभावी अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाया गया। कोविड महामारी के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक राष्ट्र, एक जन, एक मन, इस सूत्र को चरितार्थ करते हुए जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी गई, आज पूरी दुनिया वो लड़ाई लड़ने की हमारी पद्धति और मिली हुई सफलता की भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं। इस महामारी के दौरान प्रधानमंत्री जी ने लगभग 20 बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर और कई बार व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर भी राज्यों का मार्गदर्शन किया। और इस महामारी के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यपालों के साथ भी बैठक कर कोविड महामारी के लिए राज्यपाल भवन, राजभवन क्या कर सकता है, इसके लिए भी बात की थी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अमृतकाल का लक्ष्य भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि और सफलता के नए शिखर के आरोहण करने का वर्ष है। इसके लिए उन्होंने राज्यपालों से अपनी भूमिका और सक्रियता सुनिश्चित करने को कहा। प्रधानमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हम 75वें वर्ष तक सीमित रहना नहीं चाहते। 75 आज़ादी के 75वां वर्ष से 100 वर्ष, ये 25 साल को हम अमृत काल के रूप में मनाएंगे और 100 वर्ष के बाद भारत कहाँ खड़ा होगा, इसका संकल्प भी लेंगे और इस संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए हम कार्य योजना भी बनाएंगे। अमृत काल का लक्ष्य भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि और सफलता के नए शिखर का आरोहण करने का वर्ष रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसमें सभी राज्यपाल महोदयों की भूमिका और सक्रियता दोनों सुनिश्चित होगी, इसका मुझे विश्वास है। और अब रुक करते हैं तमिलनाडु का। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश से राज्य के कई जिलों में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के 8 जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। जिन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है उनमें चेन्नई, तिरुवल्लुर, रानीपेट, वेल्लोर, सेलम, कल्लाकुरिची, तिरुपत्तूर और तिरुवन्नामलाई शामिल हैं।
दक्षिण रेलवे ने पटरियों पर जल भराव के कारण मूर मार्केट कॉम्प्लेक्स से तिरुवल्लुर और उससे आगे पश्चिम खंड पर उपनगरीय ट्रेन सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। हालांकि अन्य 3 खंडों पर उपनगरीय ट्रेन सेवाएं रविवार के कार्यक्रम के अनुसार कम आवृत्ति में संचालित की जा रही हैं। रात भर हुई भारी बरसात के कारण दक्षिण चेन्नई के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। वहीं कई जिलों में भारी बारिश से खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। तिरुवरूर जिले में भी धान की खड़ी फसल को भारी बरसात से काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने एसडीआरएफ के 250 और तटीय सुरक्षा के 350 से ज्यादा जवानों सहित सरकार के सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित पूरा अमला राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात कर दिया है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी और कराईकल जिले में भी लगातार 3 दिन से जारी वर्षा के कारण सभी स्कूल और कॉलेज आज बंद कर दिए गए। मौसम विभाग ने पुदुचेरी में आने वाले दिनों में तेज बरसात होने की आशंका जताई है। खराब मौसम के कारण चेन्नई को आने वाली फ्लाइट्स को शाम 6 बजे तक के लिए रद्द कर दिया गया है और मेट्रो सेवाओं को भी रद्द कर दिया गया है। चेन्नई के कई घरों में पानी घुस गया है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुओं की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम से की है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से सलमान खुर्शीद की राय पर अपनी चुप्पी तोड़ने की मांग की है। ऐसा क्यों नहीं होता कि आप अपनी चुप्पी तोड़ के कहें कि ये नेता जो कहते हैं ये गलत है, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता सोनिया जी कि ऐसे नेताओं को तुरंत कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त किया जाए, एक संदेश जाए कि राजनीति में आप हमारे विरोधी हो सकते हैं लेकिन आप देश के दुश्मन नहीं हो सकते, हिंदुओं के दुश्मन आप नहीं हो सकते। कांग्रेस पार्टी एक मकड़ी की तरह हिंदुओं के खिलाफ नफरत का जाल बुन रही है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने यह भी कहा कि हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हराम से कर दी जाती है। ये आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर बार बार होता है। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है। हिंदू धर्म और हिंदुत्व का मतलब आईसिस और बोको हरम की विचारधारा है। वो आईसिस, वो बोको हरम जिसको संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी संगठन माना है। कांग्रेस पार्टी की सरकारें आजादी के बाद 55 साल देश में रहीं, केवल और केवल सांप्रदायिक राजनीति उन्होंने करी। कैसे समाज को बांटे, कैसे जहर फैलाए, कैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करे। तो करते हैं अगली खबर का। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश में अब तक 110 करोड़ 23 लाख से ज्यादा कोविड टीके दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 57,54,817 टीके लगाए गए हैं। वहीं देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट भी दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश भर में 13,091 नए मामले सामने आए और देश में अब तक 3,38,925 लोग ठीक हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 13,878 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.25% हो गई है, जो कि मार्च 2020 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,38,556 है। और 100 साल पहले काशी से कनाडा गई मां अन्नपूर्णा की दुर्लभ प्रतिमा को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश प्रशासन के अधिकारियों और काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद को सौंप दिया है। इस अवसर पर राजधानी दिल्ली में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पुनर्स्थापना यात्रा के माध्यम से मां अन्नपूर्णा
14 नवंबर को काशी पहुंचेंगे। अगले दिन यानी 15 नवंबर देवोत्थान एकादशी के विशेष अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम के नवीन परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधि विधान से प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज नई दिल्ली में माता देवी अन्नपूर्णा की दुर्लभ मूर्ति की विधिवत पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मीनाक्षी लेखी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत की विरासत को वापस लाने के लिए काम कर रही है। सत्तर साल में जितनी संख्या नहीं है वो पिछले 2-4 साल में हुई है। तो ये जो नेतृत्व है वो क्या चाहता है और कैसे काम होना चाहिए, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उस अनुसार काम करता है। तो कहीं इस बारे में लोग तो सम्मिलित थे देश की धरोहर को बाहर स्मगल करने में और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, मगर अब समय बदला है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और साथ ही देश की धरोहर को वापस देश में लाया भी जा रहा है। वहीं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में खोई या तस्करी की गई कलाकृतियों को वापस लाने के लिए काम कर रही है। जी किशन रेड्डी ने बताया कि सरकार ने कुल 157 पुरावशेषों की पहचान की है जो अमेरिका में है। जी किशन रेड्डी ने यह भी कहा कि तमिलनाडु के लिए 2 और आंध्र प्रदेश और राजस्थान के लिए 1-1 समेत कई अन्य पुरावशेष हैं जो संबंधित राज्यों को सौंपे जाएंगे। अमेरिका में भी 157 अवशेषों का जो एंटिक्विटीज है वो अभी आइडेंटिफाई किया है। आने वाले दिन में कम ही समय में वो भारत लाने का प्रयास करने वाले हैं। आने वाले दिन में तमिलनाडु जनता को भी, अभी हमारा दिल्ली में है 2 मूर्ति जो तमिलनाडु सरकार को भी देने वाले हैं, वैसा ही 1 मूर्ति आंध्र प्रदेश सरकार को भी देने का तैयार है। सरकार से बातचीत करके आंध्र सरकार को भी वो हैंड ओवर करने वाले हैं। राजस्थान का भी 1 मूर्ति विदेशी हम लाए हैं। बहुत प्रयास करके एक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक्शन। और उत्तर प्रदेश में माता अन्नपूर्णा शोभा यात्रा विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए गाजियाबाद के मोहन नगर पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान लोग भी उत्सुक दिखे और रथ के ऊपर श्रद्धापूर्वक फूल भी बरसाए। अन्नपूर्णा रथ यात्रा का अंतिम पड़ाव वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में होगा। तो करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की 2 अभिनव उपभोक्ता केंद्रित पहलों का शुभारंभ करेंगे। ये पहल है भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। आरबीआई की खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की पहुंच को बढ़ाना है। खुदरा निवेशकों के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश करने का रास्ता खोलेगी। निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक के हवाले से ऑनलाइन सरकारी प्रतिभूति खाते आसानी से खोल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में सुधार लाना है, ताकि संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक नियम बना सके। योजना की केंद्रीय विषय वस्तु एक राष्ट्र एक लोकपाल की अवधारणा पर आधारित है। इसके तहत एक पोर्टल, एक ईमेल, एक पता होगा जहां ग्राहक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। बहुभाषी टोल फ्री नंबर भी दिया जाएगा जो शिकायतों का समाधान करने, शिकायतें दर्ज करने के बारे में सभी जरूरी जानकारी प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी उपस्थित होंगे।
और टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मान समारोह का आज आयोजन किया। इस समारोह का आयोजन मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में किया गया। समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा केंद्रीय युवा और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के अलावा प्रदेश के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक लाने वाले सामान्य खिलाड़ियों को ही पुरस्कार प्रदान किए जाते थे, लेकिन हमारी सरकार ने सामान्य खिलाड़ियों की तरह दिव्यांगजन खिलाड़ियों को भी सम्मानित करने का फैसला लिया। पूर्व में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने पर सामान्य खिलाड़ियों को ही पुरस्कार प्रदान किए जाने की व्यवस्था थी। हमारी सरकार ने माह सितंबर 2020 में सामान्य खिलाड़ियों की भांति दिव्यांगजन खिलाड़ियों को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया और इसके अंतर्गत ओलंपिक गेम्स और पैरालंपिक गेम्स में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को एकल वर्ग में स्वर्ण पदक पर 6 करोड़, रजत पदक पर 4 करोड़ तथा कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार स्वरूप दे जाने की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर केंद्रीय युवा और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों ने हजारों किलोमीटर दूर जाकर भारत का मान सम्मान बढ़ाया। उन्होंने कहा कि टोक्यो पैरालंपिक में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले 8 खिलाड़ियों में से 7 खिलाड़ी यूपी के पश्चिम इलाके से हैं। केंद्रीय मंत्री ने भी कहा कि मेरठ खेलों का सामान बनाने के लिए मशहूर है, लेकिन सीएम योगी ने खेल विश्वविद्यालय की घोषणा मेरठ में कर सराहनीय पहल की है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में जहां आज मैं खड़ा हूं, मेरठ की यह नगरी अपने स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है, खेलों का सामान बनाने के लिए भी जानी जाती है। तो खिलाड़ियों ने सम्मान प्राप्त करने का काम भी यहां से किया है। अगर 8 खिलाड़ियों की मैं बात करूं जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का काम किया, तो उसमें से 7 हमारे पश्चिम क्षेत्र के हैं। मेरे भाई और बहनों, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और माननीय योगी जी ने मान सम्मान पश्चिम क्षेत्र को भी और मेरठ को देने का भी काम किया। ना केवल खिलाड़ियों के लिए बड़ी बड़ी सुविधाएं देने का काम किया, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा भी की और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को बनाने का काम भी हमारे मेरठ में यहां पर शुरू होने वाला है। आईसीसी टी20 विश्व कप में आज दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने अपने ग्रुप में सभी मैच जीते हैं और टीम ग्रुप में शीर्ष पर रही थी। और आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म EGCA राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के डिजिटल विजन को अपनाते हुए इस प्लेटफॉर्म को लागू किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इसका उद्देश्य DGCA की प्रक्रियाओं और कार्यों का स्वचालन करना है। शुरुआत में DGCA के 70% कार्य करने वाली 99 सेवाओं को इसमें शामिल किया जा रहा है। 298 services have been moved onto the EGCA platform. The first 99 cover almost about 70 to 75% of what DGCA used to do, which is pilot licensing, medical examinations, flying training organizations, connecting regional offices to DGCA headquarters. And through this transformation, we have achieved a number of objectives, becoming a single window online service platform. Along with that, eliminating procedural inefficiencies, minimizing physical interaction, and automating regulatory reporting.
और छठ पूजा धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का लोक पर्व है, जिसमें सूर्य देव का पूजन कर उन्हें अर्घ दिया जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि छठ महापर्व पर सूर्य देव और छठी माता के पूजन से कई मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में महापर्व के अंतिम यानी चौथे दिन धूमधाम से इस पर्व का समापन हुआ। राजधानी दिल्ली में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का धूमधाम से समापन हुआ। निर्जला व्रतियों ने भगवान भास्कर की सुबह की आराधना के साथ ही इसे पूरा किया। हिंदू मान्यताओं में छठ ही ऐसा महापर्व है जिसमें शाश्वत सूर्य की आराधना होती है, जिसमें सूर्य देव की पूजा के साथ प्रकृति की भी पूजा होती है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पूर्वांचल एकता मंच की तरफ से भव्य घाटों की तैयारियों के साथ महापर्व का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्वांचल मोर्चा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छठ मैया के इस पर्व पे पूरे दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया, सूर्य देव, सभी हमारी माई, हमारी बहनी जो सब अपने अपने मन में भाव आस्था रखे हैं, उनकी वो संपूर्ण हो और प्रभु उन पे कृपा बनाए। ये अपना पूर्वांचल एकता मंच जो 24 वर्षों से हमारी ये संस्था छठ की महापर्व को मनाती आ रही है, इस बार ये डीडीए ग्राउंड में जगह मिला है मनाने की। पहले तो इसको जिस दिन शुरू हुआ उस दिन पूरे दिन कुछ लोग जो माता के आस्था को नहीं समझते हैं, उन्होंने इसको रुकवाने की भी कोशिश करी, लेकिन विधायक जी आए और इन्होंने डीडीए से बात करके और हमारी ये सारे कामों को पूरा कराया। 4 दिनों तक चलने वाले इस निर्जला त्योहार में पहला दिन नहाए खाए का होता है, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन शाम के समय अस्त होते सूर्य की आराधना और चौथा दिन सुबह में उदयमान सूर्य की आराधना पूजा के साथ व्रत का समापन होता है। बिहार जन जागरण समिति ने कड़ी मेहनत से घाटों की तैयारियां की, जिसमें पूजा के साथ सांस्कृतिक आयोजन भी चलता रहा। जितने भी पर्व है सनातन धर्म में, सबसे महापर्व, सबको पर्व कहते हैं, लेकिन छठ ही एक ऐसा पर्व है जिसको हम महापर्व कहते हैं। इसमें आज आप हमारे घाट, इसी घाट पे हैं और इतनी शक्ति है जो आज आप भी अपनी आस्था के बारे में अगर पूछते हैं तो आज अपने दिल से ही कुछ मांग लीजिए और देखिए अगले साल ही आपका पूरा होगा। इसीलिए ये हर साल जो है ना भीड़ और आस्था लोगों की बढ़ती जा रही है। लोक आस्था के इस महापर्व में धर्म, अध्यात्म और आस्था के अलावा प्रकृति पूजा का भी बेजोड़ संगम है, जिसमें भगवान भास्कर की आराधना के अलावा प्रकृति पूजा, स्वच्छता और जीवन जीने की सादगी है। लोक आस्था के साथ मनाया जाने वाला ये पर्व पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा है। ऐसा कहा जाता है यह एक ऐसा महापर्व है जिसमें उगते सूरज और डूबते सूरज दोनों की आराधना की जाती है और ऐसी भी मान्यता है कि इस पूजा से लोगों की जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। कैमरामैन मूर्ति के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत से अलग अलग मजहब है, अलग अलग जाति है और अलग अलग हमारा पोशाक है, अलग अलग हमारी जबान है। ऐसा कोई मुल्क दुनिया में नहीं है आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। न मालूम कब बिगुल बज उठे।
राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अध्यक्षीय भाषण में कहा। जनजातीय विकास सहित देश के समावेशी विकास में राज्यपालों की महत्वपूर्ण भूमिका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया सम्मेलन को संबोधित। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और उपराज्यपाल ले रहे हैं हिस्सा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करेंगे सम्मेलन को संबोधित। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर। राज्य के 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी। रेलवे ने कुछ जगहों पर उपनगरीय रेलगाड़ियों का संचालन किया स्थगित। एसडीआरएफ के 250 और तटीय सुरक्षा के 350 से ज्यादा जवानों सहित राज्य सरकार का अमला राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात। भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान ने पार किया 110 करोड़ 23 लाख वैक्सीन का आंकड़ा। पिछले 24 घंटों में 13,091 नए मामले सामने आए। कोरोना से रिकवरी की दर 98.25% पर पहुंची। सौ साल पहले काशी से कनाडा गई मां अन्नपूर्णा की दुर्लभ प्रतिमा को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद को सौंपा। पुनर्स्थापना यात्रा के माध्यम से 14 नवंबर को काशी पहुंचेगी प्रतिमा। श्री काशी विश्वनाथ धाम के नए परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रतिमा की स्थापना। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पैरालंपिक पदक विजेताओं को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया सम्मानित। उत्तर प्रदेश सरकार ने पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़, रजत पदक जीतने वाले को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए दिए जाने का किया ऐलान। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था के महापर्व छठ का हुआ समापन। नदियों के और सरोवरों के किनारे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सूर्य को दिया अर्घ्य। 36 घंटे के कठिन निर्जल व्रत का भी हुआ समापन। और आईसीसी T20 विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच होगा दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। कल रात पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को रोमांचक मैच में 5 विकेट से मात देकर पहली बार फाइनल में बनाई जगह। नमस्कार, समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति भवन में आज राज्यपालों और उपराज्यपालों के 51वें सम्मेलन का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति ने इस सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने राज्यपालों के अहम योगदान की सराहना करते हुए कहा कि हमारे देश ने अनेक विकसित देशों की तुलना में कोविड का सामना बेहतर तरीके से किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी कोरोना योद्धाओं ने असाधारण त्याग और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। सरकार की अभूतपूर्व पहल एवं हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों के प्रयासों के बल पर देश में वैक्सीन का विकास और विशाल पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका है। आज 108 करोड़ से भी अधिक वैक्सीनेशन करके देशवासियों को महामारी से बचाने के अभियान में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस सम्मेलन के प्रतिभागियों के लिए यह संतोष का विषय है कि कोविड की आपदा का सामना करने में राज्यपालों ने भी अपना सक्रिय योगदान किया। अनेक राज्यों ने दूसरे राज्यों के अच्छे प्रयासों को अपनाया। इन समग्र प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमारे देश ने अनेक विकसित देशों की तुलना में कोविड की आपदा का सामना बेहतर ढंग से किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज के सम्मेलन में चर्चा का एक अहम विषय राजभवन में बेस्ट प्रैक्टिसेस भी है। राष्ट्रपति ने इसके अंतर्गत राज्यपालों से टीबी उन्मूलन की गतिविधियों और सैनिक वेलफेयर जैसे विषयों में अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करने की बात कही। आज के सम्मेलन में चर्चा का एक और भी महत्वपूर्ण विषय है बेस्ट प्रैक्टिसेस एट राजभवन। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि टीबी के उन्मूलन, रेड क्रॉस संस्था से संबद्ध गतिविधियों तथा सैनिक वेलफेयर बोर्ड की जिम्मेदारियों से आप सभी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि अपनी रिपोर्ट तथा प्रस्तुतियों में आप सब इन विषयों पर भी विशेष प्रकाश डालेंगे तथा अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करेंगे। साथ ही कोरोना की आपदा का सामना करने के दौरान
जन कल्याण कार्यों तथा वैक्सीनेशन में तेजी लाने के प्रयासों को भी आप रेखांकित करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन में राज्यपालों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसाओं को कार्यरूप देने में आप सभी राज्यपालों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुलाधिपति के रूप में आप सब लोग युवा भारत के निर्माण की प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के बल पर भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य अवश्य सिद्ध होगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि कोविड महामारी का सामना करने में विश्व का सबसे व्यापक और प्रभावी अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाया गया। कोविड महामारी के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक जन एक मन इस सूत्र को चरितार्थ करते हुए जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी गई, आज पूरी दुनिया वो लड़ाई लड़ने की हमारी पद्धति और मिली हुई सफलता की भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं। इस महामारी के दौरान प्रधानमंत्री जी ने लगभग 20 बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर और कई बार व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर भी राज्यों का मार्गदर्शन किया। और इस महामारी के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यपालों के साथ भी बैठक कर कोविड महामारी के लिए राज्यपाल भवन राजभवन क्या कर सकता है, इसके लिए भी बात की थी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अमृतकाल का लक्ष्य भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि और सफलता के नए शिखर के आरोहण करने का वर्ष है। इसके लिए उन्होंने राज्यपालों से अपनी भूमिका और सक्रियता सुनिश्चित करने को कहा। प्रधानमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हम 75वें वर्ष तक सीमित रहना नहीं चाहते। 75 आज़ादी के 75वां वर्ष से 100 वर्ष, ये 25 साल को हम अमृत काल के रूप में मनाएंगे और 100 वर्ष के बाद भारत कहाँ खड़ा होगा इसका संकल्प भी लेंगे और इस संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए हम कार्य योजना भी बनाएंगे। अमृत काल का लक्ष्य भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि और सफलता के नए शिखर का आरोहण करने का वर्ष रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसमें सभी राज्यपाल महोदयों की भूमिका और सक्रियता दोनों सुनिश्चित होगी, इसका मुझे विश्वास है। और अब रुक करते हैं तमिलनाडु का। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश से राज्य के कई जिलों में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के 8 जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। जिन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है उनमें चेन्नई, तिरुवल्लुर, रानीपेट, वेल्लोर, सेलम, कल्लाकुरिची, तिरुपत्तूर और तिरुवन्नामलाई शामिल हैं। दक्षिण रेलवे ने पटरियों पर जल भराव के कारण मूर मार्केट कॉम्प्लेक्स से तिरुवल्लुर और उससे आगे पश्चिम खंड पर उपनगरीय ट्रेन सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। हालांकि अन्य 3 खंडों पर उपनगरीय ट्रेन सेवाएं रविवार के कार्यक्रम के अनुसार कम आवृत्ति में संचालित की जा रही हैं। रात भर हुई भारी बरसात के कारण दक्षिण चेन्नई के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। वहीं कई जिलों में भारी बारिश से खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। तिरुवरूर जिले में भी धान की खड़ी फसल को भारी बरसात से काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने एसडीआरएफ के 250 और तटीय सुरक्षा के 350 से ज्यादा जवानों सहित सरकार के सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित पूरा अमला राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात कर दिया है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी और कराईकल जिले में भी लगातार 3 दिन से जारी वर्षा के कारण सभी स्कूल और कॉलेज आज बंद कर दिए गए। मौसम विभाग ने पुदुचेरी में आने वाले दिनों में तेज बरसात होने की आशंका जताई है। खराब मौसम के कारण चेन्नई को आने वाली फ्लाइट्स को शाम 6 बजे तक के लिए रद्द कर दिया गया है और मेट्रो सेवाओं को भी रद्द कर दिया गया है। चेन्नई के कई घरों में पानी घुस गया है।
कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुओं की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम से की है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से सलमान खुर्शीद की राय पर अपनी चुप्पी तोड़ने की मांग की है। ऐसा क्यों नहीं होता कि आप अपनी चुप्पी तोड़ के कहें कि ये नेता जो कहते हैं ये गलत है, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता सोनिया जी कि ऐसे नेताओं को तुरंत कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त किया जाए, एक संदेश जाए कि राजनीति में आप हमारे विरोधी हो सकते हैं लेकिन आप देश के दुश्मन नहीं हो सकते, हिंदुओं के दुश्मन आप नहीं हो सकते। कांग्रेस पार्टी एक मकड़ी की तरह हिंदुओं के खिलाफ नफरत का जाल बुन रही है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने यह भी कहा कि हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हराम से कर दी जाती है। ये आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर बार बार होता है। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है। हिंदू धर्म और हिंदुत्व का मतलब आईसिस और बोको हरम की विचारधारा है। वो आईसिस, वो बोको हरम जिसको संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी संगठन माना है। कांग्रेस पार्टी की सरकारें आजादी के बाद 55 साल देश में रही, केवल और केवल सांप्रदायिक राजनीति उन्होंने करी। कैसे समाज को बांटे, कैसे जहर फैलाएं, कैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करें। तो करते हैं अगली खबर का। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश में अब तक 110 करोड़ 23 लाख से ज्यादा कोविड टीके दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 57,54,817 टीके लगाए गए हैं। वहीं देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट भी दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश भर में 13,091 नए मामले सामने आए और देश में अब तक 3,38,925 लोग ठीक हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 13,878 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.25% हो गई है, जो कि मार्च 2020 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,38,556 है। और 100 साल पहले काशी से कनाडा गई मां अन्नपूर्णा की दुर्लभ प्रतिमा को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश प्रशासन के अधिकारियों और काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद को सौंप दिया है। इस अवसर पर राजधानी दिल्ली में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पुनर्स्थापना यात्रा के माध्यम से मां अन्नपूर्णा 14 नवंबर को काशी पहुंचेगी। अगले दिन यानी 15 नवंबर देवोत्थान एकादशी के विशेष अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम के नवीन परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधि विधान से प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज नई दिल्ली में माता देवी अन्नपूर्णा की दुर्लभ मूर्ति की विधिवत पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मीनाक्षी लेखी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत की विरासत को वापस लाने के लिए काम कर रही है। तो 70 साल में जितनी संख्या नहीं है वो पिछले 2-4 साल में हुई है। तो ये जो नेतृत्व है वो क्या चाहता है और कैसे काम होना चाहिए, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उस अनुसार काम करता है। तो कहीं इस बारे में लोग तो सम्मिलित थे देश की धरोहर को बाहर स्मगल करने में और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, मगर अब समय बदला है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और साथ ही देश की धरोहर को वापस देश में लाया भी जा रहा है।
वहीं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में खोई या तस्करी की गई कलाकृतियों को वापस लाने के लिए काम कर रही है। जी किशन रेड्डी ने बताया कि सरकार ने कुल 157 पुरावशेषों की पहचान की है जो अमेरिका में है। जी किशन रेड्डी ने यह भी कहा कि तमिलनाडु के लिए 2 और आंध्र प्रदेश और राजस्थान के लिए 1-1 समेत कई अन्य पुरावशेष हैं जो संबंधित राज्यों को सौंपे जाएंगे। अमेरिका में भी 157 अवशेषों का जो एंटिक्विटीज है वो अभी आइडेंटिफाई किया है। आने वाले दिन में कम ही समय में वो भारत लाने का प्रयास करने वाले हैं। आने वाले दिन में तमिलनाडु जनता को भी अभी हमारा दिल्ली में है 2 मूर्ति जो तमिलनाडु सरकार को भी देने वाले हैं। वैसा ही 1 मूर्ति आंध्र प्रदेश सरकार को भी देने का तैयार है। सरकार से बातचीत करके आंध्र सरकार को भी वो हैंड ओवर करने वाले हैं। राजस्थान का भी 1 मूर्ति विदेशी हम लाए हैं। बहुत प्रयास करके एक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में माता अन्नपूर्णा शोभा यात्रा विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए गाजियाबाद के मोहन नगर पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान लोग भी उत्सुक दिखे और रथ के ऊपर श्रद्धापूर्वक फूल भी बरसाए। अन्नपूर्णा रथ यात्रा का अंतिम पड़ाव वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में होगा। तो करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की 2 अभिनव उपभोक्ता केंद्रित पहलों का शुभारंभ करेंगे। ये पहल है भारतीय रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। आरबीआई की खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की पहुंच को बढ़ाना है। खुदरा निवेशकों के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश करने का रास्ता खोलेगी। निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक के हवाले से ऑनलाइन सरकारी प्रतिभूति खाते आसानी से खोल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में सुधार लाना है, ताकि संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक नियम बना सके। योजना की केंद्रीय विषय वस्तु एक राष्ट्र एक लोकपाल की अवधारणा पर आधारित है। इसके तहत एक पोर्टल, एक ईमेल, एक पता होगा जहां ग्राहक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। बहुभाषी टोल फ्री नंबर भी दिया जाएगा जो शिकायतों का समाधान करने, शिकायतें दर्ज करने के बारे में सभी जरूरी जानकारी प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी उपस्थित होंगे। और टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मान समारोह का आज आयोजन किया। इस समारोह का आयोजन मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में किया गया। समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा केंद्रीय युवा और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के अलावा प्रदेश के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक लाने वाले सामान्य खिलाड़ियों को ही पुरस्कार प्रदान किए जाते थे, लेकिन हमारी सरकार ने सामान्य खिलाड़ियों की तरह दिव्यांगजन खिलाड़ियों को भी सम्मानित करने का फैसला लिया। पूर्व में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने पर सामान्य खिलाड़ियों को ही पुरस्कार प्रदान किए जाने की व्यवस्था थी। हमारी सरकार ने माह सितंबर 2020 में सामान्य खिलाड़ियों की भांति दिव्यांगजन खिलाड़ियों को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया और इसके अंतर्गत ओलंपिक गेम्स और पैरालंपिक गेम्स में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को एकल वर्ग में स्वर्ण पदक पर 6 करोड़, रजत पदक पर 4 करोड़
तथा कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार स्वरूप दे जाने की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर केंद्रीय युवा और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों ने हजारों किलोमीटर दूर जाकर भारत का मान सम्मान बढ़ाया। उन्होंने कहा कि टोक्यो पैरालंपिक में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले 8 खिलाड़ियों में से 7 खिलाड़ी यूपी के पश्चिम इलाके से हैं। केंद्रीय मंत्री ने भी कहा कि मेरठ खेलों का सामान बनाने के लिए मशहूर है, लेकिन सीएम योगी ने खेल विश्वविद्यालय की घोषणा मेरठ में कर सराहनीय पहल की है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में जहां आज मैं खड़ा हूं, मेरठ की यह नगरी अपने स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है, खेलों का सामान बनाने के लिए भी जानी जाती है। तो खिलाड़ियों ने सम्मान प्राप्त करने का काम भी यहां से किया है। अगर 8 खिलाड़ियों की मैं बात करूं जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का काम किया, तो उसमें से 7 हमारे पश्चिम क्षेत्र के हैं। मेरे भाई और बहनों, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और माननीय योगी जी ने मान सम्मान पश्चिम क्षेत्र को भी और मेरठ को देने का भी काम किया। ना केवल खिलाड़ियों के लिए बड़ी बड़ी सुविधाएं देने का काम किया, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा भी की और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को बनाने का काम भी हमारे मेरठ में यहां पर शुरू होने वाला है। आईसीसी टी20 विश्व कप में आज दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने अपने ग्रुप में सभी मैच जीते हैं और टीम ग्रुप में शीर्ष पर रही थी। और आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म EGCA राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के डिजिटल विजन को अपनाते हुए इस प्लेटफॉर्म को लागू किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इसका उद्देश्य DGCA की प्रक्रियाओं और कार्यों का स्वचालन करना है। शुरुआत में DGCA के 70% कार्य करने वाली 99 सेवाओं को इसमें शामिल किया जा रहा है। 298 services have been moved onto the EGCA platform. The first 99 cover almost about 70 to 75% of what DGCA used to do, which is pilot licensing, medical examinations, flying training organizations, connecting regional offices to DGCA headquarters. And through this transformation, we have achieved a number of objectives, becoming a single window online service platform. Along with that, eliminating procedural inefficiencies, minimizing physical interaction, and automating regulatory reporting. और छठ पूजा धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का लोक पर्व है, जिसमें सूर्य देव का पूजन कर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि छठ महापर्व पर सूर्य देव और छठी माता के पूजन से कई मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में महापर्व के अंतिम यानी चौथे दिन धूमधाम से इस पर्व का समापन हुआ। राजधानी दिल्ली में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का धूमधाम से समापन हुआ। निर्जला व्रतियों ने भगवान भास्कर की सुबह की आराधना के साथ ही इसे पूरा किया। हिंदू मान्यताओं में छठ ही ऐसा महापर्व है जिसमें शाश्वत सूर्य की आराधना होती है, जिसमें सूर्य देव की पूजा के साथ प्रकृति की भी पूजा होती है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में पूर्वांचल एकता मंच की तरफ से भव्य घाटों की तैयारियों के साथ महापर्व का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्वांचल मोर्चा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छठ मैया के इस पर्व पे पूरे दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया, सूर्य देव, सभी हमारी माई, हमारी बहनी जो सब अपने अपने मन में भाव आस्था रखे हैं, उनकी वो संपूर्ण हो और प्रभु उन पे कृपा बनाए। ये अपना पूर्वांचल एकता मंच जो 24 वर्षों से हमारी ये संस्था छठ की महापर्व को मनाती आ रही है, इस बार ये DDA ग्राउंड में जगह मिला है मनाने की। पहले तो इसको जिस दिन शुरू हुआ उस दिन पूरे दिन कुछ लोग जो और आइए अब सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर लोक प्रशासन के राज्य संस्थानों के सुदृढ़ीकरण विषय पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भाग ले रहे हैं। ये सम्मेलन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
राज्य लोक प्रशासन संस्थानों के सुदृढ़ीकरण विषय पर यह क्षेत्रीय सम्मेलन है। आइए सीधे चलते हैं। Integration and synergism is no longer an option, it is now a compulsion. और उस सोच को लेकर के अब जहां तक इस प्रशिक्षण और शिक्षण वर्ग का संबंध है, सबसे पहली बात तो ये है, और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन भी हाल ही में गठित हुआ है और उनको भी हम तरह तरह के इस तरह के कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए अनुरोध करते हैं कि वो हमारा सहयोग करें। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो चेहरा है, जो उसका प्रोफाइल है, वो दिन प्रतिदिन बदल रहा है और लगभग 8 वर्ष डीओपीटी में रहते हुए और प्रत्येक प्रदेश की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, गुण अवगुण समझने के बाद, उनके ऊपर शोध करने के बाद मैं ये परिणाम पर पहुंचा हूँ कि न केवल उसमें परिवर्तन आ रहा है बल्कि परिवर्तन की गति भी बढ़ रही है। सरदार पटेल ने जो पहला हमारा सिविल सर्विसेज डे हुआ था 1947 में, 1948 में अप्रैल के बाद में, तो ही डिस्क्राइब इट एज ए स्टील फ्रेम। और उन्होंने ये भी याद करवाया था कि अब आपका और पिछले सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स का क्या अंतर है। यू विल बी सिविल सर्विसेज और अ सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया विल बी सर्वेंट ऑफ द कॉमन मैन। बड़ी सरल परिभाषा जो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, कोई मज़ा भी नहीं आता समझने में कि साहब इतनी सारी मेहनत की, IAS करके फिर ये कहा जा रहा है कि इस परिभाषा पे पूरे उतरो। लेकिन अब ये हमारी मजबूरी बन गई। आप देखिए कुछ एक वर्ष पहले तक सबसे पहली बात तो ये कि अंग्रेज़ों के समय में जो इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर होता था, जिलाध्यक्ष, उसको कलेक्टर कहा जाता था। अब उसे कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। तो आपका अंतर वहीं से शुरू हो गया। ही वॉज सपोज टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर द ब्रिटिश एम्पायर एंड इम्पोज द रिट ऑफ द एम्पायर। नाउ यू आर सपोज टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर द वेलफेयर स्टेट। तो आपका दायित्व उसी दिन से बदल गया और दिन प्रतिदिन आपकी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई, आपकी पारदर्शिता बढ़ गई। एक ज़माना था कलेक्टर का चेहरा किसी ने देखा नहीं होता था ज़िले में। मैं कई ज़िलों में जाता रहता हूँ। अभी 3 वर्ष पहले मैं फिरोजपुर ज़िला गया, इतना लंबा चौड़ा जैसे बकिंगम पैलेस जैसे बंगला कलेक्टर का, अंग्रेज़ कलेक्टर छोड़ गए थे हमारे हिंदुस्तानी कलेक्टर के लिए, और कलेक्टर तक पहुँचना मुश्किल था। वहाँ अंदर ही पोलो ग्राउंड भी है। आज के कलेक्टर के तो दफ्तर के बाहर धरना लगता है, नारे लगते हैं, पुतला भी जला देने में कोई दिक्कत नहीं होती। So you understand the difference because expectation level has gone up, accountability gone up, transparency gone up, social media आपका अलग से चल रहा है। तो इसलिए बदलती हुई इन तकाज़ों के लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग है और फिर आधुनिक यंत्रों का उपयोग, आधुनिक टेक्नोलॉजी का। मुझे ये कहने में गर्व है कि इस बात का एहसास सबसे पहले हमारे दूरअंदेश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को हुआ और सरकार बनने के तुरंत बाद जो उनके आरंभिक वक्तव्य थे, उन्होंने एक हमें मंत्र दिया, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। 4 शब्द हैं, अर्थ निकालने में समय लगता है कि सरकार हो भी तो ना हो और गवर्नेंस हो भी तो कितनी हो। लेकिन उसका अर्थ यही है कि आप प्रशासन में रह करके प्रशासन की व्यवस्था को चलाइए तो सही सुचारू ढंग से, लेकिन ऐसा ना लगे कि प्रशासन हावी हुआ है, क्योंकि फिर आम आदमी के साथ आपका जुड़ाव खत्म हो जाता है। एक चिकित्सक होने के नाते मुझे याद आता है कि पुरानी किताब थी ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी की, उसमें हमारे एक विश्वविख्यात लेखक और डॉक्टर होते थे, डॉक्टर मुदालियार, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार और सर लक्ष्मण स्वामी। We coined a phrase for obstetricians. I think capacity building can use it somewhere. He said, how do you treat a woman who is in labor pains for delivery? He said, treat her with masterly inattention. Just gave mantra 2 words. Masterly inattention. Don't be too attentive, otherwise you go and
pick up a knife and do a cesarean. So be inattentive but masterly inattentive. That doesn't mean that you become indifferent. So उस प्रकार का हमें अपने अंदर कौशल पैदा करना है, जो एक आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत शोध भी चाहिए, अध्ययन भी चाहिए। अभी आप देख रहे थे लखनऊ से सीधा प्रसारण। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को अभी आप सुन रहे थे, केंद्रीय मंत्री हैं। राज्य लोक प्रशासन संस्थानों के सुदृढ़ीकरण विषय पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई गणमान्य नेता इसमें भाग ले रहे हैं। और इसमें अभी वक्तव्य दे रहे थे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जिन्होंने कहा कि प्रशासनिक तरीकों में सुधार आ रहा है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद का उन्होंने जिक्र किया। ये सम्मेलन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग